नमस्कार, मैं हूं शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान। जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान में हम हर बार किसी नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में आपको खास जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर। डॉक्टर पल्लवी एमडी आयुर्वेद और आहार विशेषज्ञ हैं। साथ ही रायपुर में श्री श्रेयन आयुर्वेद पंचकर्म एवं वेलनेस केंद्र का सफल संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पल्लवी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आसान भाषा में यदि कोई आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा को समझना चाहे तो वो कैसे समझे? और इसमें आयुर्वेद एक ये इंडियन मेडिसिनल सिस्टम है, यानी 5000 सालों पहले से इंडिया में है। यानी अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद कहा जाता है। यानी लाइफ, ये एक लाइफ की यानी मेडिसिनल सिस्टम है और यानी मदर ऑफ हीलिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेद में ऐसे कहा है कि मेन वात पित्त कफ, ये 3 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। तो इसमें यानी स्वास्थ्य की भी व्याख्या करते हैं। तो समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय आत्मा इति स्वास्थ्य इति अभिधीयते, ऐसे बोलते हैं। यानी दोष भी समान चाहिए, यानी बैलेंस चाहिए, और यानी डाइजेस्टिव फायर भी अच्छी चाहिए। उसके अलावा यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छी चाहिए, और यानी मन भी आपका अच्छा, यानी मानसिक अवस्था भी अच्छी चाहिए। उसे स्वास्थ्य कहते हैं, यानी इसे आयुर्वेद कहा है। और इसके अलावा पंचकर्म के बारे में कहे जाए तो पंचकर्म एक 5 कर्म का पंचकर्म कहते हैं। इसमें यानी विषाक्त द्रव्य, यानी जो शरीर में टॉक्सिन्स बने रहते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। इसमें यानी वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमुक्षण, बस्ती, ऐसे 5 कर्म मेन आते हैं। इसके अलावा शिरोधारा, शिरोबस्ती, कटिबस्ती और ग्रीवा बस्ती, कपिंग, अग्निकर्म, ऐसे अनेक कर्म आते हैं। यानी कि ये 5 कर्म पहले माने जाते हैं। और उसके अलावा मसाज और स्टीम, ये पंचकर्म का बारे में सबको पता है, मगर ये एक प्री ऑप जैसे यूज होता है। यानी ये पंचकर्म है। जी डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और क्या हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद और पंचकर्म के जरिए किया जा सकता है? सभी बीमारियों का इलाज है आयुर्वेद में, मगर पेशेंट हमारे यहाँ कब आता है उस पर डिपेंड करता है। यानी बहुत घूम फिर के पेशेंट आया हमारे यहाँ तो वो क्रॉनिक हो चुका होता है, तो वो क्योर होने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। मगर तुरंत पेशेंट हमारे यहाँ आया तो कौन से भी बीमारी का इलाज आयुर्वेद में हो सकता है। क्योंकि आसानी से लोगों को ये लगता है कि एलोपैथी से इलाज काफ़ी आसान होता है और आयुर्वेद में काफ़ी समय लगता है, इसलिए भी लोग बचते हैं कि आयुर्वेद को ना चुनें। और अक्सर उन्हें लगता है कि जड़ी बूटी अगर खिलाई जाएगी तो उससे इलाज नहीं होगा। तो मैं चाहूँगी कि जो ये मिथ होता है टाइम पीरियड का, ये आप क्लियर करें हमारे दर्शकों का। सॉरी, फिर से बोलेंगे? जी डॉक्टर पल्लवी, लोगों को अक्सर लगता है कि एलोपैथी से इलाज आसान और फास्ट होता है, लेकिन उसके कई सारे रिएक्शंस भी लोगों को झेलने पड़ते हैं और फिर जाकर वो आयुर्वेद का रुख करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों का ये एक मिथ क्लियर करें कि आयुर्वेद के ज़रिए भी सभी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, बस उसमें वक्त लगता है और उसके लिए पेशेंस रखने की काफ़ी ज़रूरत होती है। यानी आयुर्वेद में यानी प्रिवेंशन और क्यूरिंग दोनों होता है। तो इसीलिए यानी थोड़े भी समझो डायबिटीज़ का भी पेशेंट हो, प्री डायबिटिक कंडीशन में भी हमारे तरफ आया तो उसको मेडिसिन पंचकर्म चालू किए तो वो डायबिटीज़ के तरफ नहीं झुकता है। यानी ऐसे कई सारी बीमारियां हैं कि आयुर्वेद से ठीक हो सकती है और वो जल्दी भी हो सकती है, पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। जी डॉक्टर पल्लवी, मैं जानना चाहूंगी कि कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं जो पंचकर्मा और आयुर्वेद में किए जा सकते हैं। जैसे आपने अभी वमन क्रिया के बारे में बताया और टॉक्सिन्स निकालने के बारे में बताया। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप विस्तार से बताएं कि कौन से ट्रीटमेंट्स इसमें शामिल होते हैं।
यानी इसमें वमन जो क्रिया रहती है उसमें यानी विषाक्त द्रव्य उल्टी द्वारा निकाले जाते हैं। तो इसमें अस्थमा हो, रेस्पिरेटरी और भी डिसीज हो, शीत पित्त यानी आर्टिकारिया जैसे डिसीज हो, इसमें वमन यानी उल्टी द्वारा सब विषाक्त द्रव्य है वो बाहर निकाले जाते हैं। वैसे विरेचन यानी लूज मोशन द्वारा विषाक्त द्रव्य बाहर निकाले जाते हैं। यानी इसमें मेन स्किन डिसीज आते हैं, कुछ इनफर्टिलिटी के केसेस भी इसमें भी विरेचन किया जाता है। और तीसरा यानी बस्ती है, बस्ती क्रिया है। बस्ती क्रिया में यानी एनस थ्रू मेडिसिन दिया जाता है। तो इसमें यानी जॉइंट पेन के लिए, नर्वस सिस्टम के डिसीज के लिए ये चिकित्सा की जाती है। और रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षण में यानी ब्लड निकाला जाता है, यानी इम्प्योर ब्लड निकाला जाता है। इसमें लीच थेरेपी यूज़ होती है, लीच जो जोंक रहती है उसका यूज़ होता है, वो इम्प्योर ब्लड निकालती है और उसके बाद वो हम लोग उसको हटा ही देते हैं। यानी वो पकड़ के नहीं बैठते। बहुत लोगों को लगता है कि लीच थेरेपी करेंगे तो लीच पकड़ के रहेगी, तो वैसे नहीं रहता है। तो लीच थेरेपी स्किन डिसीज में मोस्टली की जाती है, जी। वो बहुत यूज़फुल क्रिया है। और उसके बाद नस्य क्रिया की जाती है। नस्य यानी नाक में मेडिसिन दिए जाते हैं। तो ये नस्य जो क्रिया है वो एक तो नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ होती है, स्किन डिसीज के लिए भी यूज़ होती है, और इनफर्टिलिटी के केस में भी नस्य क्रिया यूज़ होती है। ये मेन 5 कर्म है। और उसके पहले हम लोग स्नेहन स्वेदन यानी अभ्यंग और स्टीम ये क्रियाएं करते हैं। और आजकल यानी शिरोधारा और शिरोबस्ती, कपिंग, अग्निकर्म ये भी बहुत लोगों में प्रचलित हुए हैं। जी, डॉक्टर पल्लवी, जैसे कि आपने बताया वमन, बस्ती, रक्त मोक्षण, ये सारी क्रियाएं तो होती हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब आयुर्वेद को जो है बढ़ावा खास तौर पर दिया जा रहा है, चाहे हम सरकार की ओर से बात करें। पीएम मोदी ने देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान शुरू किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने जो प्रकृति परीक्षण का अभियान चालू किया है बहुत ही अच्छा अभियान है। यानी इसमें प्रकृति परीक्षण क्या होता है, तो इसमें शारीरिक और मानसिक प्रकृति देखी जाती है। और ये प्रकृति जो होती है, जब गर्भधारणा होती है तभी वो इंसान की प्रकृति फिक्स होती है। तो इसमें प्रकृति परीक्षण करने के वजह से यानी चिकित्सा करने के लिए भी अच्छा रहता है। और रोज का यानी डाइट क्या लेना है, लाइफस्टाइल कैसे रखनी है, इसके लिए भी प्रकृति परीक्षण बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि स्वर्ण प्राशन एक काफ़ी फेमस टर्म होती है जब आयुर्वेद का नाम आता है, तो स्वर्ण प्राशन क्या है और किस किस के लिए ये फायदेमंद होता है? स्वर्ण प्राशन एक यानी संस्कार ही है। इसमें स्वर्ण भस्म यूज करते हैं, मगर वो शुद्ध स्वर्ण भस्म रहता है। बहुत लोगों को लगता है स्वर्ण भस्म डिज़ोल्व नहीं होगा पेट में, ऐसे कुछ नहीं रहता है। स्वर्ण भस्म अच्छे से डिज़ोल्व होता है। और स्वर्ण भस्म के साथ इंटेलिजेंस और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भी हर्ब्स दिए जाते हैं। तो ये मोस्टली यानी 1.5 महीने से लेके 16 वर्ष के आयु तक दिया जाता है। और पुष्य नक्षत्र पे मेन दिया जाता है, यानी 1 साल तक रोज देना चाहिए बच्चे को। और उसके बाद पुष्य नक्षत्र जब आता है तब ये 16 साल तक स्वर्ण प्राशन का डोज देना चाहिए। और इसके वजह से यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, पचन क्रिया बढ़ती है, स्किन ग्लो भी अच्छा आता है, मेमोरी भी बहुत बढ़ती है। यानी मैं तो इम्यूनिटी बूस्टर नाम से ही स्वर्ण प्राशन माना जाता है। तो ये स्वर्ण प्राशन जैसे बाकी के इम्यूनाइजेशन हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, वैसे स्वर्ण प्राशन भी करना चाहिए। जी, तो स्वर्ण प्राशन भी एक बेहद ज़रूरी एलिमेंट हो जाता है आयुर्वेद के इलाज में। आप कहें तो देखिए, एलोपैथी से जो इलाज होता है उसमें दवाइयाँ आपको ढेर सारी दी जाती है, ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ कई सारी चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन एक पेशेंट का मेन टाइम पर एंड मौके पर डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय से पहले अगर वो डायग्नोस नहीं होगा तो किसी भी पैथी के ज़रिए इलाज होना
मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करें डॉक्टर पल्लवी से आयुर्वेद के बारे में। तो देखिए, आयुर्वेद में स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर क्या मंत्र है वो भी हम उनसे जानेंगे, साथ ही आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। तो देखिए, एमडी आयुर्वेद पंचकर्मा और वेलनेस केंद्र से हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पल्लवी, उनसे और ज़्यादा बातचीत करते हैं। डॉक्टर पल्लवी, आयुर्वेद ट्रीटमेंट अगर किसी का चल रहा है, किसी पेशेंट का, तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उसके खान पान में, उसकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव वो लाए ताकि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वो ले रहा है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से असर करे? यानी हम लोग जब पंचकर्म या ट्रीटमेंट चालू रहती है तब ज़्यादा डाइजेशन पे तो ध्यान देते ही हैं। यानी उस टाइम यानी पंचकर्म चालू रहता है तब हल्का आहार लेने के लिए कहते हैं। कुछ प्रोसेस में यानी खाली पेट आते हैं, कुछ प्रोसेस में खा के आना पड़ता है, ऐसे अलग अलग पथ्य रहते हैं। और डायरेक्ट धूप में नहीं जाना होता है, डायरेक्ट एसी की हवा नहीं लेनी होती है। और जितनी भूख लगेगी उतना हल्का आहार लेना होता है। यानी पंचकर्म करते वक्त ये बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, तभी वो पंचकर्म चिकित्सा है सक्सेसफुल होती है। डॉक्टर पल्लवी, बदलती जनरेशन के साथ, बदलती लाइफस्टाइल के साथ मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू बनता जा रहा है कि जिस तरह से साइकोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, क्या आयुर्वेद में भी मेंटल हेल्थ का इलाज है? क्या आयुर्वेद की लाइफस्टाइल से मेंटल हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है? आयुर्वेद में यानी जैसे मॉडर्न साइंस में भी सिस्टम बताए हैं, वैसे हमारे यहाँ भी स्रोतस ऐसे कंसेप्ट है। तो इसमें मनोवह स्रोतस ये आयुर्वेद में आया है, और मनोवह स्रोतस चिकित्सा ये भी एक सिस्टम यानी आयुर्वेद में है। तो इसमें यानी मनोवह चिकित्सा के डिसीज के यानी डायग्नोसिस भी आयुर्वेद अनुसार होते हैं। उसके अनुसार हर्बल मेडिसिन से चिकित्सा और पंचकर्म में से भी चिकित्सा होती है। इसमें शिरोधारा और शिरोभ्यंग बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो आयुर्वेद में बहुत ही यानी प्राकृतिक उपचार मनोवह स्रोतस के लिए यानी मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता है। आजकल ज़्यादा करके स्ट्रेस ये ही फैक्टर बहुत सारे डिसीज़ का है। तो इसीलिए स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए शिरोधारा ये चिकित्सा बहुत ही बेहतर है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि फिजिकल वेलबींग के साथ साथ ही आयुर्वेद के जरिए आप अपनी मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रख सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ भी आयुर्वेद लाइफस्टाइल के जरिए काफ़ी बेहतर हो सकती है। डॉक्टर पल्लवी, एक फीमेल होने के नाते मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारा फूड सिस्टम बिगड़ रहा है, हमारी लाइफ साइकिल बिगड़ रही है, स्त्री रोग की समस्याएं भी अक्सर बढ़ती जा रही है। काफ़ी कम उम्र से ही लड़कियों को कई तरह की समस्याएं होती है, तो क्या इसका इलाज भी आयुर्वेद के जरिए हो सकता है? आयुर्वेद में स्त्री रोग के बहुत सारे चिकित्सा हो जाते हैं। यानी अभी 60 to 70% लोगों में पीसीओडी ये बीमारी देखी जा रही है। इसके अलावा ल्यूकोरिया है। और आयुर्वेद में यानी गर्भधारणा, गर्भावस्था और प्रसव ये तीनों स्थिति में क्या क्या मेडिसिन देने हैं ये आयुर्वेद में बताया गया है। और इसके लिए भी यानी खान पान का यानी ध्यान रखना ही है, और लाइफस्टाइल भी चेंज करनी चाहिए आयुर्वेद के अनुसार जो बताई गई है। उसके अलावा अनेक पंचकर्म भी किए जाते हैं, यानी बस्ती, विरेचन, उत्तर बस्ती जैसे स्त्री रोग में पंचकर्म किए जाते हैं। और हर्बल मेडिसिन यानी हार्मोनल बैलेंस के लिए भी बहुत सारे हर्बल मेडिसिन हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो स्त्री रोग के लिए आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो सबने अपनानी चाहिए। जी डॉक्टर पल्लवी, मैं एक बार फिर दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स यही दावा करती हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होता है। डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो स्किन के ज़्यादातर रोग होते हैं, चर्म रोग जिसे कहते हैं, इसका इलाज किस तरह से आयुर्वेद में होता है? आयुर्वेद में स्किन डिसीज़ का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यानी इसमें हम लोग पहले कॉज फैक्टर ढूंढते हैं, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो चलती ही है, मगर उसके साथ उसका कॉज फैक्टर क्या है वो ढूंढते हैं। यानी बहुत बार यानी विरुद्ध आहार पान यानी इनकॉम्पैटिबल फूड बहुत ज़्यादा दिखा जाता है। यानी उदाहरण दिया जाए तो फल और दूध एक साथ खाना, यानी कस्टर्ड, मिल्क शेक, ये रोज़ के स्मूदीज ये लोग बहुत ही रूटीन में रखते हैं। इसके वजह से यानी बहुत सारे स्किन डिसीज होते हैं। तो यानी पहले स्किन डिसीज के लिए अपना डाइजेशन और आहार ये इस पे ध्यान देना चाहिए,
तभी यानी ये स्किन ग्लो कर सकती है या स्किन के कोई डिसीज़ नहीं हो सकते हैं। यानी स्किन डिसीज़ में भी एक्जिमा, सोरियासिस, आर्टिकेरिया जैसे अनेक डिसीज़ के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं आयुर्वेद में। इसमें पंचकर्म चिकित्सा भी करनी पड़ती है क्योंकि जो टॉक्सिन शरीर में बने हैं पहले वो बाहर निकाल के फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट चालू करते हैं, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो डॉक्टर पल्लवी, ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है, आपकी जितनी बातें हमने सुनी, कि जिस तरह से दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, वैसे सारी बीमारियों का रास्ता भी पेट से ही होकर गुजरता है। तो अगर आप अच्छा खा रहे हैं, आपका पेट स्वस्थ है, तो आप भी तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। डॉक्टर पल्लवी, आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों का दर्द, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं, आजकल बहुत ही छोटे एज में ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या आर्थराइटिस जैसी बीमारी का इलाज भी आयुर्वेद में उपलब्ध है, और है तो फिर किस तरह से आप ट्रीटमेंट आर्थराइटिस के पेशेंट्स को देते हैं? और एक्चुअली अर्थराइटिस ऐसे ये मॉडर्न डायग्नोसिस लेके भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, मगर हम लोग केस हिस्ट्री और प्रकृति परीक्षण करके यानी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करते हैं। इसमें वात रक्त आमवात ऐसे यानी हमारे डायग्नोसिस रहते हैं, उसके अनुसार हम लोग उसकी चिकित्सा करते हैं। बहुत बार अभी लोग यानी वेट लॉस के लिए या पाश्चात्य सिस्टम वाला खान पान की वजह से बहुत रुक्ष आहार या यानी सूखा खाना, अति व्यायाम करना, जंक फूड खाना, ये भी उनके इसमें रहता है। यानी उनको समझ में नहीं आता है कि ये खान पान और जॉइंट्स का क्या संबंध है, मगर इसका बहुत संबंध है कि जॉइंट्स का जो ऑयलिंग बोलते हैं, जो मूवमेंट के लिए जो लगता है वो कम होते जाता है। तो खान पान में इसमें भी ध्यान देना चाहिए। और जॉइंट पेन आर्थराइटिस जैसे इसमें भी हम लोग जानू बस्ती यानी घुटने का पेन हो तो इसमें जानू बस्ती भी करते हैं, यानी बैक पेन हो तो कटी बस्ती करते हैं। यानी अलग अलग जॉइंट पेन के लिए अलग अलग पंचकर्म थेरेपीज हम लोग करते हैं। डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स, वो प्रवृत्तियाँ देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, वात है, पित्त है या कफ है, उसकी पहचान कैसे होती है, और कौन सी प्रकृति ज़्यादा बढ़ने से क्या समस्याएं हो सकती हैं? यस, वात पित्त कफ ये प्रकृतियाँ है, मगर इसमें भी क्राइटेरिया होते हैं। उसके अनुसार ये प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, क्या कफ प्रकृति का है, ऐसे जानते हैं। मगर एक ही प्रकृति का इंसान नहीं होता है, यानी एक तो वात पित्त होता है, पित्त कफ होता है, या वात कफ रहता है। एक दोष यानी एक एलिमेंट लेके प्रकृति नहीं बनती है। और दोष वाली भी जो जिसकी रहती है वो बहुत ही रेयर इंसान रहता है, वो बहुत ही हेल्दी इंसान रहता है। तो इसमें यानी वात फॉर एग्जांपल वात प्रकृति वाला इंसान हो तो उसकी स्किन ड्राई दिखती है, हेयर भी ड्राई दिखते हैं, उसकी भूख कम रहती है। पित्त प्रकृति का हो तो उसकी भूख ज़्यादा रहती है, उसका स्किन रहती है उसमें ग्लो ज़्यादा रहता है, उसका डाइजेशन फास्ट होता है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अनुसार प्रकृति परीक्षण किया जाता है। तो जो प्रकृतियाँ होती हैं वात पित्त कफ, उसके ज़रिए ये पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कि कौन सी प्रकृति ज़्यादा हावी हो रही है और क्या बीमारियाँ किसी शख्स पे हो सकती है। डॉक्टर पल्लवी, डायबिटीज़ बढ़ती समस्या है काफ़ी ज़्यादा, और थायराइड भी, ये जो है बीमारी लगातार लोगों में देखी जा रही है। क्या डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेद के ज़रिए संभव है? ज़रूर है, मगर यानी पेशेंट, फिर से मैं बोलूँगी कि पेशेंट हमारे पास 10 साल के बाद डायबिटीज़ का पेशेंट आया और वो एलोपैथी की मेडिसिन ले रहा है और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन पे तुरंत जाना चाहता है और एलोपैथी छोड़ना चाह रहा है, तो वैसे नहीं हो सकता है। मगर जब उसका HbA1c या शुगर बढ़ी हुई उसको समझ में आती है और तुरंत हमारे पास आता है, तो हम लोग उसमें मेडिसिन देके या डिटॉक्स करके या पंचकर्म करके उसकी शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें भी यानी डायबिटीज़ में हमारा डायग्नोसिस डायबिटीज़ ऐसे नहीं करते हैं, यानी प्रमेह हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं, और उसमें भी 20 प्रकार हैं।
तो उसमें भी आयुर्वेद अनुसार डायग्नोसिस करके उसमें मेडिसिन दिए जाते हैं। और दूसरा है थायराइड। थायराइड में अभी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें भी मैं पहले पेशेंट को यानी T3 T4 TSH की लेवल जान के लेती हूँ। उसके बाद उनको मेडिसिन या पंचकर्म चालू करती हूँ और 3-3 महीने के बाद उनका चेकअप करते रहती हूँ। तो इसके अनुसार उनका यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन और शिरोधारा जैसे स्ट्रेस रिलैक्स करके हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस करने का कोशिश हम लोग करते हैं। डॉक्टर पल्लवी, आए दिन हम देखते हैं कि स्लीप साइकिल की समस्या है वो लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों चाहे वो हमारी यंग जनरेशन हो। स्लीप साइकिल की समस्या को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है और किस तरह से इसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि जो इंसान की नींद जितनी अच्छी होती है कहा जाता है कि वो बीमारी से उतना ही दूर रहता है। आयुर्वेद में मेन कहा गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, यानी जल्दी उठना भी चाहिए, जल्दी सोना भी चाहिए। मगर आजकल का मोबाइल और नेटफ्लिक्स के ज़माने में लोग बहुत ही स्क्रीन टच में रहते हैं। तो इस वजह से जो रात में सोना है वो लेट सोना शुरू हो गया है। तो इस वजह से वात पित्त इम्बैलेंस भी बहुत बढ़ने लगा है। तो पहले तो जो दिनचर्या वो उसमें डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है और उसके साथ हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन और शिरोधारा जैसे पंचकर्म करके उनका इंसोम्निया दूर कर सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी, माइग्रेन की समस्या भी होती है, जैसे हम नींद के बारे में बात करें, माइग्रेन भी समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि नींद नहीं आती है लोगों को, सर दर्द कंटिन्यू उनका होता है। तो क्या माइग्रेन जैसी समस्या का भी इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है? कितना समय उसे ठीक करने में लगता है? माइग्रेन का भी इलाज आयुर्वेद में है, मगर वही पेशेंट बहुत घूम फिर के आता है, बहुत दिन पेन किलर पे रहता है। मोस्टली एलोपैथी में उनको पेन किलर दिए जाते हैं, उस पे पेशेंट रहता है, उसके बाद आता है हमारे पास। तो क्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर उसमें भी यानी पहले आए कि हम लोग डिटॉक्स करवाते हैं। मोस्टली हम लोग माइग्रेन में विरेचन करवाते हैं। जो वात पित्त का इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक करने के लिए पहले टॉक्सिन्स बाहर निकाल के उनका जो दोषों का बैलेंसिंग खराब हुआ है वो ठीक करते हैं। और इसमें यानी माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छे मेडिसिन आयुर्वेद में है। तो यानी माइग्रेन के लिए तो आयुर्वेदिक इलाज तो अपनाना ही चाहिए। तो डॉक्टर पल्लवी, बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अगर बीमारी आपकी जल्दी डायग्नोस हो रही है और आप एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद में अगर जल्दी पहुंचते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो सभी बीमारियों का इलाज जो है वो संभव है। डॉक्टर पल्लवी, मैं अंत में चाहूँगी कि आप श्रेयन आयुर्वेद सेंटर के बारे में हमें बताएं और हमारे दर्शकों को संदेश दें। और श्रेयन आयुर्वेद में मेरे यहाँ यानी प्रकृति परीक्षण करके केस हिस्ट्री लेके फिर मेडिसिन दी जाती है। यानी प्रकृति परीक्षण की वजह से यानी उनका दोषों का इम्बैलेंस ना बिगड़े और बैलेंस रह के वो जो सिम्टम्स है वो कम करते हैं। उसके अलावा यानी पंचकर्म की बहुत ही अच्छे से सुविधा है। यानी जो भी और मेडिसिन देते हैं या पंचकर्म में भी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो ऑथेंटिक और क्लासिकल मेडिसिन यूज़ करते हैं। और थेरेपिस्ट भी है हमारे, वो भी पेशेंट का पूरा पंचकर्म के लिए आने से लेके जाने तक पूरा तरीके से केयर करते हैं। तो पेशेंट का रिजल्ट भी अच्छा रहता है और मानसिक अवस्था भी अच्छी रहती है। बहुत बार यानी स्ट्रेस रिलैक्सेशन से ही पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। यानी हमारे यहाँ शारीरिक मानसिक पूरी तरीके से चिकित्सा श्रेयन आयुर्वेद में होती है। डॉक्टर पल्लवी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सलाह दें कि किस तरह वो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपना के अपना जीवन और भी ज़्यादा बेहतर और स्वस्थ बना पाएं। और यानी आयुर्वेद में ये दिनचर्या और ऋतुचर्या ये दो कंसेप्ट है वो अपनाने चाहिए। अभी मॉडर्न स्टाइल में बहुत ही चेंजेस हुए हैं। लोग यानी कुछ भी खाना, बाहर का जंक फूड बहुत खाना, रात में जगना, ये बहुत चीज़ें होती है। यानी दिनचर्या में उन्होंने सवेरे से उठने तक यानी समय पर खान पान, स्नान, व्यायाम
ये छोटी-छोटी चीज़ें यानी बताई है, रात में जल्दी सोना, अभ्यंग रोज़ करना, अभ्यंग रोज़ नहीं हो पाता है मगर वीकली भी कर सकते हैं। तो ये जी, डिसिप्लिन रखा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। जी, और ऋतुचर्या यानी जब सीजन्स चेंज होते हैं तो कुछ-कुछ यानी डाइट और लाइफ़स्टाइल चेंज करनी चाहिए। जी। तो जो सीज़नल इलनेस है वो कम हो सकते हैं। और उसमें भी कुछ-कुछ यानी वसंत ऋतु आता है तब हम लोग वमन करने कहते हैं। शरद ऋतु आता है तो विरेचन करने कहते हैं। वर्षा ऋतु में बस्ती, ये पंचकर्म हेल्दी इंसान भी कर सकते हैं। यानी प्रिवेंशन ऑफ डिसीज के लिए ये पंचकर्म भी करने चाहिए। जी, डॉक्टर पल्लवी, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी बीमारी ने अगर जकड़ रखा हो तभी आप आयुर्वेद का सहारा लें। आप बिना बीमार हुए भी आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं और अपनी लाइफ़स्टाइल को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छी फूड साइकिल, एक अच्छी स्लीप साइकिल अपनाने के लिए और अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी राह है। डॉक्टर पल्लवी, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम चर्चा में आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन खबर 3 बजे मेरी सहयोगी अस्मिता के साथ।